डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के आज 21 मार्च 2026 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर बिहार के किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और बिहार के न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हिंदुस्तान और प्रभात खबर जो है बिहार का संस्करण लेते हैं और दैनिक जागरण जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण लेते हैं, ताकि हमारा बिहार के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी कवर हो सके। पहला न्यूज है, बिहार सूबे में हरित आवरण ग्रीन कवर बढ़ा है लेकिन 12 जिलों से गायब हो रहा है धीरे धीरे हरियाली। ये हेडलाइन है। हेडलाइन से ये देख लो, इसमें यही कहा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण 2023, जो कि हर एक दूसरे साल आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, और पहला आया था 1987 में। ये कहता है कि राज्य का कुल ग्रीन कवर, जिसमें कि वन और वृक्ष आवरण आते हैं, ये टोटल 15.05% हो गया है, लेकिन फिर भी 12 जिले में ये ग्रीन कवर ना के बराबर है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है। इसके कम होने की वजह ये बताई जा रही है कि तेजी से शहरीकरण हो रहा है, कृषि के लिए जमीन का विस्तार हो रहा है और अवैध कटाई और अतिक्रमण, औद्योगिक विकास का दबाव भी है। इसके अलावा वहाँ बिहार के लोगों में जो जागरूकता की कमी है हरियाली को लेके, इन वजहों से वहाँ धीरे धीरे इन 12 जिलों में वन क्षेत्र कम रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिहार का ग्रीन कवर। बिहार में कुल कितने ग्रीन कवर है अभी देखिए, 15.5%, 15.05%। और यहाँ जो वन क्षेत्र है ये 12.55% है और वृक्ष आवरण जो है ये 2.5% है। अगर बीपीएससी में डायरेक्ट ये भी पूछता है कि आप कितने किलोमीटर में, एग्जैक्टली इसको याद रखना है, 7,532 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा ये तो कई बार पूछे जा चुके हैं कि सबसे ज़्यादा वन बिहार के किस जिले में है, तो पश्चिम चंपारण में, दूसरे नंबर पे कैमूर, तीसरे नंबर पे जमुई। अब आपको इसको मैप से ध्यान रखना होगा ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। पश्चिम चंपारण में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे कैमूर और तीसरे नंबर पे जमुई है। इन चीज़ को याद रखना, 1 2 3 याद रखना, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। और अगर बात होगी टोटल कवर कितना है, 15.05। इसके अलावा इस आर्टिकल से न्यूज जो आ सकता है कि बिहार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखो प्रमोद कुमार हैं। इसके अलावा इससे सवाल नहीं बनेंगे। ये तो याद रखना है अच्छे से कि ये तो आना ही वाला है, तो आप पॉज करके पढ़ लो, या फिर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक, एड्रेस ये है, आप इस पे जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा। और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं और नितिन नवीन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं बिहार से। तो इनको 30 मार्च तक सीट छोड़नी होगी। भाई क्यों छोड़नी होगी, तो इससे संबंधित संविधान के 2 आर्टिकल है, वो देखो 99 और 101। इसमें क्या है, 99 आर्टिकल जो है ये कहता है कि जो सदस्यों के द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें है कि संसद के प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर संसद के सदस्य हैं, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले उनको राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जैसे कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उनके समक्ष शपथ लेना होता है। और यह जो शपथ है, शपथ का प्रारूप क्या होता है, तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है, 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। 71st बीपीएससी में पूछा था कि 3rd शेड्यूल में क्या है, उसको एक मैच द कॉलम करके आया होता। इन चीज़ों को याद रखना, 3rd शेड्यूल में क्या है, शपथ से रिलेटेड प्रावधान दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर कोई बिना शपथ के जो संसद के कार्यवाही में भाग ले लेता है और या फिर मतदान करता है, तो उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। इसका जिक्र देखो 104 में दिया हुआ है। तो मेनली बस ये ध्यान रखना 99 में क्या है, तो शपथ के बारे में दिया हुआ है, संसद के सदस्यों के बारे में। और जो अभी न्यूज में है नीतीश जी और नितिन जी को लेके, ये आर्टिकल 101 ये कहता है कि अगर किसी मेंबर का डबल मेंबरशिप हो, कोई भी एक व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल, जैसे कि बिहार विधानसभा है इस केस में, दोनों के लिए चुना जाता है, तो उसे एक निश्चित समय में राज्य की सीट छोड़नी होगी, अन्यथा उनकी संसद की सीट चली जाएगी। यहाँ क्या है देखो, 101 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे नीतीश जी हैं या फिर नवीन जी हैं, दोनों भी वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। अगर ये अपनी सीट खाली नहीं कर सकते हैं, कोई एक सदस्य, मतलब कोई किसी एक सदन की सीट खाली नहीं कर सकते हैं, तो उनको
जो भी राज्यसभा में चुने गए हैं उसकी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए इन्हें बताना होगा कि कौन सा सीट छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, मेनली विधानसभा का सीट ही छोड़ेंगे। इसके अलावा जो कैसे वेकेशन ऑफ सीट होता है 101 में वो दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति यदि सदस्य अनुच्छेद 102 जो कि लाभ के पद के बारे में दिया हुआ है, या फिर दिवालियापन होता है, या फिर 10वीं अनुसूची में जो कि दल बदल कानून से संबंधित है तहत अयोग्य घोषित कर दिया था, तो भी उन्हें 101 के तहत सीट खाली करनी होगी। इसके अलावा कोई भी सदस्य लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंप देता है, उसके केस में सीट खाली हो सकता है। इसके अलावा कोई 60 दिन से बिना अनुमति के बिना 60 दिन से ज़्यादा समय तक संसद या फिर उसके किसी समिति के बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या उसका सीट रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ये 101 में दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में इससे जो संबंधित इस आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 99 में ओथ से रिलेटेड है, 101 में वेकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड है। इसके अलावा 3rd शेड्यूल जो है ये शपथ से रिलेटेड है जो एग्जाम में आता है, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। इसके अलावा ये देखो लाभ के पद से संबंधित है। इन पॉइंट्स को आप एक बार जूम करके अच्छे से पढ़ लो। अब इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इसमें यह है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर सुनवाई से अलग हुए हैं सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भी एक याचिका दायर किया गया था चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में। उनसे सूर्यकांत जी जो हैं हमारे सीआईजी, वो अपने आप को पीछे हटा लिए हैं। पीछे क्यों हटाया? तो 2023 में एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक कमेटी बनेगी, सेलेक्ट कमेटी, जो कि चुनाव आयुक्त को नॉमिनेट करेगी कि अब मतलब चुनाव आयुक्त में है ना, चुनाव आयुक्त का नाम रिकमेंड करेंगे तब जाके प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करेगी। तो अब ये व्यक्ति कौन होंगे ये सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। सिलेक्शन समिति में कौन कौन होंगे? तो पीएम होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, इसके अलावा सीजेआई होंगे, ये बताए थे, या फिर सीजेआई किन्हीं को मनोनीत करते हैं तो वो होंगे। इन तीनों व्यक्ति मिलके लोग ये क्या कहते हैं चुनाव आयुक्त का सिफारिश करेंगे और उनको राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे। ये प्रावधान तब तक लागू होगा जब तक कि संसद एक प्रभावी कानून नहीं पारित कर लेता है। अगर कानून जब बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। तो 2023 में ही संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री के नामित एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या फिर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता इन सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे? पीएम के द्वारा जो मनोनीत होंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या फिर लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता। अब ये तीन होंगे। पहले जो सुप्रीम कोर्ट कहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर की जगह सीजेआई होंगे। इस वजह से अब जो इस 2023 के नियम का विरोध करते हुए, इनको संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो इस वजह से पीछे हट गए हैं कि अगर मान लो उसमें सीजेआई के रहने की बात की गई है, अगर सीजेआई उस मामले की सुनवाई करते हैं तो ये इनके नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, या फिर कह लो ये खुद के अपने मेंबरशिप के लिए वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए सीजेआई ने ये कहा है कि उस व्यक्ति को ये सुनवाई करना चाहिए जो कि नेक्स्ट कुछ सालों में सीजेआई बनने की रेस से बाहर है। इस वजह से सीजेआई पीछे हो सके हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही ध्यान आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में आएगा। ये 2023 के नियम को याद रखो कि चुनाव आयुक्त को चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो इसको एक सिलेक्शन कमेटी बनता है, उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होते हैं, एक पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और पीएम के द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और जो इन तीनों मिलके एक जो सिलेक्शन कमेटी है जो जिसका नाम सुझाने के बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 324 के तहत उसकी नियुक्ति करते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाता है। अभी वर्तमान चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये है जीरो टिलेज तकनीक किसानों के लिए भविष्य की खेती, जो बिहार के कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने कहा है। देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात की गई, तो इसको देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है,
इसकी स्थापना 1949 में पटना बिहार में हुई थी और इसको जो शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, तो शिमला में कर दिया गया। कब? 1956 में शिमला शिफ्ट कर दिया गया और वर्तमान में अब पटना में बस इसका एक रीजनल स्टेशन ही बचा है। अगर सवाल आता है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र या फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये अभी शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। इसका रीजनल सेंटर पटना में है और इसका स्थापना हुआ था पटना में, बट इसको शिफ्ट कर दिया गया 1956 में, शिमला शिफ्ट कर दिया गया था। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो देखो कि पूछा जाएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, तो पटना में। वर्तमान में संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो शिमला में। और इसको किस वर्ष स्थानांतरित किया गया, तो 1956 में। इसके अलावा इससे कोई सवाल नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो हैं आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल का बैठक होने वाला था। 622वां बैठक होने वाला था कहाँ में? पटना में, जो कि कल हुआ है बैठक पटना में। और इस समय जो है इसका मेन उद्देश्य ये था कि वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाना है तथा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना है। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी जिसको कहते हैं, यानी कि डिजिटल रुपये को बढ़ावा देने तथा फिनटेक क्षेत्र के लिए सुरक्षित और नवाचार अनुकूल वातावरण विकसित करने को भी प्राथमिकता दी गई है। इसका जो अध्यक्षता किए हैं आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। संजय मल्होत्रा कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर है जो कि निदेशक मंडल की अध्यक्षता किए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा। और इस बैठक में ही जो केंद्रीय निदेशक मंडल की 622वीं बैठक था, उसमें ये निर्णय लिया गया कि उत्कर्ष 3.1 को स्वीकृति दिया गया है। और ये आपके मन में सवाल आया होगा कि उत्कर्ष 3.0 क्या है, तो ये है कि 2026 से 29 की अवधि के लिए आरबीआई की मध्यम अवधि की एक स्ट्रेटजी है, उसी को उत्कर्ष 3.0 नाम दिया गया है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि उत्कर्ष 3.0 क्या है, या फिर केंद्रीय निदेशक मंडल जो आरबीआई का है उसका बैठक कहाँ हुआ, तो पटना में। और बैठक कितने नंबर का था, तो 622वीं बैठक था। यही उस बैठक के बाद आरबीआई और डिप्टी गवर्नर जो चारों थे वो हमारे नीतीश जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे। इसमें इस पॉइंट को ध्यान रखना कि मुख्य सचिव कौन है, तो प्रत्यय अमृत हैं, ये भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड अभी एक नेक्स्ट न्यूज में हम देखेंगे प्रत्यय अमृत से रिलेटेड। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आर्टिकल ये प्रभात खबर में दिया हुआ था, ये हिंदुस्तान में दिया हुआ था। अब देखो, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चमक बिखेरेंगे बिहारी उत्पाद, इससे है। इसमें ये हुआ है कि प्रत्यय अमृत जो अभी कौन है, बिहार के मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में बिहार स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। बिहार स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसमें ये होगा कि 10 विभागों के प्रधान जो होंगे इसके सदस्य होंगे और इनका ये काम होगा इस अथॉरिटी का कि बिहारी उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुविधा उपलब्ध कराएगा, साथ ही उनके लिए बेहतर और अनुकूल व्यवस्था मुहैया कराएगा। किसका गठन हुआ है, तो ध्यान रखना है बिहार स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी, हिंदी में बिहार राज्य विपणन प्राधिकार। किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। मुख्य सचिव कौन है, प्रत्यय अमृत, अभी हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा इससे सवाल नहीं आएंगे। अब देखो एक छोटा न्यूज है बस कि लेट्स इंस्पायर बिहार, ये एक अभियान है जो कि लेट्स इंस्पायर, देखो लेट्स इंस्पायर अभियान है, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो एक आईपीएस हैं विकास वैभव के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ये 2021 से इसका 5वीं वर्षगांठ स्थापना दिवस था और इसमें ये कहा गया कि पटना में बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण महासभा का आयोजन करेगा 22 मार्च को, जो कि बिहार दिवस होता है। पटना में बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण महासभा किसने ऑर्गेनाइज किया, तो ध्यान रखना है हम लोगों को, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत किया गया। किसके द्वारा, 2021 में ये शुरुआत किया गया था विकास वैभव के द्वारा। इसी के तहत बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण महासभा का आयोजन किया जाएगा पटना में 22 मार्च को। इसके अलावा आज लास्ट में इतना ही था। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा